नॉवेल्स के दीवानों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो न्यू नॉवेल शिद्दत इश्क के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही दिलचस्प नॉवेल लग रहा है क्योंकि ये नॉवेल अब तक मैंने रीड नहीं किया और मैं आपके साथ ही इसको रीड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आप लोगों को पसंद आएगा और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए आने वाले दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक कर दें। तो दोस्तों अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेती और नॉवेल की तरफ चलते हैं। शिद्दत इश्क एपिसोड 1। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, वो धाड़ा था। ऐसा क्या है इसमें जो आप मरे जा रहे हैं मलिक साहब? वो हैरत से उससे पूछ रहा था जो एक के बाद एक अल्कोहल का ग्लास हलक में उंडेल रहा था। तुम जानते हो एमजे, जब वो छोटी थी, महज 4 साल की, वो बेतहाशा खूबसूरत थी। इसके ग्रे आंखें वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। वो मदहोश होते बोल रहा था और अब जब वो जवान हुई होगी, मुझे यकीन है वो जवानी में गजब ढाती होगी। वो खबासत से इसकी खूबसूरती के तस्करे सामने बैठे शख्स से कर रहा था। आपसे कितनी छोटी है वो मलिक साहब? इसने हैरत से पूछा था, जो शादीशुदा मर्द होकर भी किसी लड़की के तस्करे कर रहा था। कम से कम 25 साल। आह, काश वो इस रात मेरे हाथ लग जाती, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चल सका। व्हाट? वो जो समझ रहा था वो इससे कुछ साल छोटी होगी, मगर यहाँ तो वो शायद इस लड़की के बाप जितनी उम्र रखता था। मुझे चाहिए वो हर हाल में ढूंढो इसे। वो शराब के नशे में था। मैं एमजे इस पर एक नजर डालते बाहर निकला। क्लब की तेज नीली रोशनी और बेहंगम लाउड म्यूजिक और नाचते गाते लड़के और लड़कियों से बेनियाज हाथ में शीशे का वाइन से भरा गिलास लेकर वो सामने बैठे शख्स को गौर कर रहा था, जो इसके सामने जरा दूर कुछ बेहुदा हरकतों में सरेआम मसरूफ था। हे बेबी, इसने इसका ध्यान बाहों का हार बनाते अपनी तरफ कराया था। तवज्जो हटने से एक नागवार तासुर उभरा था, जिसे वो बर वक्त छुपा गया। कंट्रोल योरसेल्फ लेडी। दूर रहोगी तो फायदे में रहोगी, करीब आओगी तो इज्जत हो जाएगी, जान भी चली जाएगी। वो इसे खींचते एक पुरस्कार मुस्कुराहट से बोल रहा था, तुम्हारी बाहों में कौन जालिम नहीं मरना चाहेगा? वो इसकी ब्राउन जैकेट का कॉलर अपने खूबसूरत हाथों की मुट्ठी में जकड़ी मुस्कुराई। वो ग्लास फेंक कर दोबारा सामने मौजूद शख्स को देख रहा था, जो अब सीढ़ियां चढ़ते झूलता मदहोशी में ऊपर जा रहा था और वो इसकी बाहों का हार बनी थी, जिससे इसे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इसकी तवज्जो का मरकज तो सामने मौजूद शख्स था। सो मिस्टर, कैसी रही नाइट? मुकाबिल के एक सख्त दूरी से वो सटपटाया। मेरा मतलब था, कुछ पता चला? वो फौरी मुद्दे पर आया। लीव दैट टॉपिक, मुझे भी बात नहीं करनी। मुराद ने मजीद नहीं पूछा। वो शख्स अपनी मर्जी का मालिक था। अपनी बातें तो वो शायद खुद से भी नहीं शेयर करता था। डैशबोर्ड से लाइटर निकालते उनाबी लबों के दरमियान सिगरेट सुलगाई पुरसोच खला में धुआं छोड़ रहा था। अंकल की सीट कब संभाल रहे हो? मुराद ने इससे दोबारा पूछा, जो फ्रंट सीट पर रिलैक्स सा बैठा था। सोचा नहीं। धुआं गाड़ी में फैल रहा था। मुराद ने चिढ़कर नागवार तासुर दिया। स्मोकिंग की स्मेल से क्यों, तुम्हें आ जाना चाहिए। अब सियासत में मशवरा दिया तो तुम आ जाओ, वो बात काटते बोला। आधी बची सिगरेट शीशे से बाहर फेंकते कहा, कभी सीधा जवाब ना देना। मुराद को गुस्सा आया। चलो टाइम काफी हो गया है। बोलते ही इसने गाड़ी स्टार्ट की, जिसे मजीद वो इसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। मुराद को ड्रॉप करने के बाद वो फुल स्पीड से ड्राइव कर रहा था। कुछ ही मिनटों में वो एक सफेद पोश एरिए के सबसे बड़े घर की हदूद में दाखिल हुआ। गेट खुलते ही गार्ड को चाबी देते वो अंदर बढ़ा सा गार्डन अबूर करते लाउंज में कदम रखे सोते हुए यूं महसूस हुआ जैसे हलक में कांटे चुभ रहे हैं। वो कसमसाते नर्म बिस्तर से उठी थी, नींद में डूबी ग्रे आंखें जिनके डोरे लाल हो रहे थे। बमुश्किल साइड लैंप ऑन किया था। पानी, शदीद प्यास लगी थी। साइड टेबल चेक किया, मगर जग खाली था। ब्लैक सॉफ्टी सफेद पैरों में उड़ेसते घड़ी पर नजर डाली, जो एक से कुछ और ऊपर का टाइम शो कर रही थी। बेड से लापरवाह दुपट्टा लिए वो बाहर बढ़ी थी। रात के इस पहर हर तरफ खामोशी थी। जब वो घर में दाखिल हुआ,
हर तरफ हू का आलम था। लाउंज से होते सीढ़ियों तक का सफर अभी वो तय करता कि अंधेरे में किसी से जा टकराया। वो अंधेरे में भी अंदाजा लगा चुका था वो नाजुक वजूद किसका है। एक दिल फरेब पुरस्रार मुस्कुराहट होंठों को छुई। वो चीखी कि वो इसके मुंह पे हाथ रखकर दीवार से लगा चुका था। हैजल ग्रे आंखें संजीदा काली आंखों से टकराईं। वजदान वो बेबस थी इसकी फरमाइश और हरकतों से। जबरदस्ती वो मुस्कुराई वरना जानती थी ढीठ इंसान छोड़ेगा नहीं। मुझे पसंद है बोलते ही वो इसके दोनों गालों पर बारी बारी झुका था। वो कोस रही थी वो लम्हा जब वो नीचे आकर इस बला के हाथों में फंस गई। अभी वो कुछ और करता कि वो आंखें जोर से बंद कर चुकी थी। वजदान मुस्कुराया इसकी हालत पर। डार्लिंग आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। गंभीर लहजे में कहते वो मजीद एक बार इसके माथे पर झुका और पुरहिद्दत लम्स छोड़ते चला गया। लम्स ने आंखें खोली तो अंधेरे में सिर्फ खुद को पाया मगर महसूस यूं हुआ वो अभी भी इसके हसार में जकड़ी है। मेरी जान लेकर रहेगा ये शख्स, वो बोलते बगैर पानी पिए ऊपर रूम की तरफ खौफजदा सी भागी थी। वो मुस्कुराहट के साथ अपने आलीशान रूम में दाखिल हुआ जहां जरूरत की हर चीज थी। जहाजी साइड बेड पर गिरने से अंदाज में बगैर चेंज किए औंधे मुंह लेटा। शिद्दत इश्क देर लब मुंह दोहराते होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में ढले थे। कुछ देर पहले का मंजर सोचते वो आंखें बंद कर चुका था। रात में तुम फिर लेट थे ना? सदफ ने बेटे से पूछा जो बेनियाजी से कैजुअल ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट में बैठा कॉफी पीने के साथ अपनी कीमती फोन में बिजी था। मोबाइल से नजर हटाई। मोहम 11 बजे लेट होता है। लम्स पर नजर डालते झूठ कहा जो वानिया के साथ बैठी थी और अपना कुछ पेपर वर्क कर रही थी पर ध्यान इसकी गुफ्तगू पर था। लायर 1:15 का टाइम था। रात का मंजर याद करते वो ब्लश हुई। वजदान बगौर इसके चेहरे के तासरात देख रहा था जिसका चेहरा मुख्तलिफ मंजर पेश कर रहा था। वो बाप की बात पर होश में आया। वजदान कल मेरे साथ पार्टी के जलसे में जा रहे हो तुम? अहमद शाह ने बेटे से कहा। ये जबरदस्ती है डैड, वो बदमजा हुआ। सियासत के टॉपिक पर कुछ माँ के डर की फिक्र भी थी। इट्स माई ऑर्डर माई डियर सन, वो भी इसके लहजे में बोले थे। इस शाम में नहीं चाहती वजदान सियासत में जाए, सदफ ने खौफ से कहा। ओ कम ऑन सदफ, मेरी सीटीसी को संभालनी है। बी ब्रेव, वो बच्चा नहीं बल्कि पूरी 26 साल का नौजवान मर्द बन चुका है। मुझ में कुछ खोने की मजीद हिम्मत नहीं है, शाह दुख से बोली थी। लम्स इनकी बात पर रोने वाली हो चुकी थी। मम्मा प्लीज, वो रोते सब कुछ वही छोड़ते पूरी इनके पास आई। मेरी जान, वो इसे सीने से लगाते बोली। जो इनकी अकलौती बहन की निशानी थी। चंद साल पहले एक हादसे में दोनों मियाँ बीवी की मौत एक हादसे में वाक़या हो गई थी। जब इंसान हक पर हो ना सदफ तो खौफ नहीं खाते, शाह ने फिर से कहा। जो भी हो मुझ में नहीं हिम्मत शाह, वो रोते हुए बोली थी। भाई मम्मा को हैंडल करें आप प्लीज। वानी वजदान के पास गई। जब तक आप एग्री नहीं है मैं इस फील्ड में आने का सोचूंगा भी नहीं। वो सोफे पर 7 जगह बनाते बैठा और इनके आंसू साफ करते अपने बाजू के घेरे में लिया। लम्स इनकी गोद में सर रखे रो रही थी जिस पर फकत एक नजर डालते वो तकलीफ में हुआ जो इसकी मताए जहां इसकी मनकूहा इसका जुनून की हद तक इश्क। अपनी उदासी मुझे दे दे, मेरे हिस्से का तू मुस्कुराया कर। अहमद शाह की शादी इनकी कजिन सदफ से हुई थी। अहमद शाह का एक बेटा वजदान जो कि 3 साल पहले ग्रेजुएशन मुकम्मल करके अब एक कंपनी का बज़ाहिर बिजनेस देख रहा था। वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था पर बाप मजबूर कर रहा था। फिर वानिया जो लम्ब से 4 साल बड़ी थी और वजदान से 3 साल छोटी थी, जो अभी बीएसए करके फारिग हुई थी। सदफ के रिश्ते में सिर्फ इनकी एक बहन ही थी। इनकी एक ही बेटी थी, लम्स हयात खान। पर एक हादसे में इन दोनों की मौत हो गई। लम्स के वालिद पठान थे जो काफी खूबसूरत थे। लम्स ने डिम्पल और ग्रे आंखें अपने बाप से हुस्न में ली थी जिनका वजदान शाद दीवाना था। वजदान और लम्स का निकाह पिछले साल जब वो 18 की हुई थी इसकी बर्थडे वाले दिन भी हुआ था। ये वजदान की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। पर लम्स वजदान से डरती थी। इसके मुताबिक वो इसके हर मामले में इस पर रोक डालता है पर वो इस बात से शायद अनजान थी कि वो उसका शिद्दत वाला इश्क है। लम्स की माँ भी यही चाहती थी और सदफ तो इसे किसी सूरत भी खुद से दूर किसी गैरों के हवाले नहीं करना चाहती थी। जवान बहन की निशानी थी। वो इसकी माँ नहीं थी मगर माँ से बढ़कर इससे मोहब्बत करती थी।
जो अब इनके अकलौते लाडले बेटे की बीवी और इनकी बहू भी थी। लम्स का एडमिशन इसी साल यूनिवर्सिटी में हुआ था। गाड़ी को गली के नुक्कड़ पर रोकते वो लॉक करते उतरा था और चेहरा रुमाल से कवर किया था। गली की हालत बस खराब सी ही थी। 4 मरले के नॉर्मल से घर के दरवाजे के आगे जाकर दरवाजा नॉक किया। बेटा जी आप? वो बूढ़ा शख्स इसे देखकर खुश हुआ था। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? वो इसके हाथ में मौजूद राशन का ढेर सारा सामान देखते बोले थे। मेहरबानी इनकार नहीं कीजिएगा बेटा, समझते हैं ना। वो इनके कंधे पर हाथ रखते बोला। कैसे हैं आप? वो प्यार से अंदर जाते मुखातिब हुआ था। कैसा हो सकता हूँ बेटा? वो खुद पर काबू पाते हुए बोले थे। अरे बेटा, तुम वो इस शख्स की बीवी की भी शायद इसे देख कर खुशी हुई थी। जा मुनज्जा भाई के लिए चाय पानी ला। अरे नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं, वो नफी करते बोला। तब तक कोई छोटी लड़की पानी का गिलास ला चुकी थी। शुक्रिया, वो मुस्कुराते इसके सर पर हाथ रखते बोला था। वो आखिरी सहारा थी हमारा। इस जालिम दरिंदे ने नोच लिया इसे, और अब हम अगर कानून की धमकी दें तो वो हमें मुनज़्ज़र की धमकी देकर गया है। वो इसका भी वही हाल करेगा। हम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत और कानून ये भी तो अमीरों के लिए है। हम तो बस जालिमों की चक्की में पिसते हैं। वो रोते बोल रही थी। वहां से निकलते एक अज़म से निकला था। ब्राउन आंखें चमकी थी, होठों पर एक कातलाना जहरखंद मुस्कुराहट थी। मुलाजमा ने सारा नाश्ता टेबल पर सेट कर दिया था। वो सब खाने में मसरूफ थे। सिर्फ वजदान नहीं था टेबल पर। लम्स को लग रहा था फिजा में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। वो खुल के सांस ले रही थी। ठीक से करो नाश्ता और फिर ये दूध भी फिनिश करो। मम्मा लम्स की जान पर बनी थी। नो आर्ग्यू, वो आंखें दिखाते बोली। डैड, मैं मोटी हो रही हूँ, प्लीज समझाएं मम्मा को। अहमद को घसीटा था अपने दिफा में। बिल्कुल कमजोर सी हो इस मामले में, मुझे नहीं इन्वॉल्व करो। वो नैपकिन से हाथ साफ करते मुस्कुराते उठे। वो मुंह बसूरती रही। वानी हंस रही थी। दूध से इसे हमेशा से छेड़ती। जल्दी सदफ ने इसकी तरफ बढ़ाया। यूनी के लिए तैयार होकर वो नीचे आई। तुम ऐसे जा रही हो? वानी ने तनकीदी जायजा लिया, क्योंकि 2 मिनट बाद वो इन्हीं कदमों पर वापस आने वाली थी। इतना वानिया जानती थी क्योंकि वो हैरान हुई थी। आह कुछ नहीं मेरे बेबी, वो मुस्कुराती नजरों से बोली थी। ओके व्हेन आई एम लेट बाय। वो भागी थी बैग कंधे पर डाले पोर्च की तरफ। ये क्या था? वो शशदर हुई थी। ड्राइवर की जगह इसे गाड़ी के पास देखकर वो तो था नहीं, फिर ये कब आया? वो बिल्कुल नाजिल हुआ था। वो ब्लू जीन्स पर व्हाइट शर्ट के बाजू फोल्ड किए, माथे पर बिखरे बेतरतीब बालों में गाड़ी से टेक लगाए, शायद इसी के इंतजार में था। कदमों की चाप से सामने देखते ही इसका जायजा लिया। ब्लैक जीन्स पर डार्क ग्रीन शर्ट घुटनों से काफी ऊपर थी। आधी आस्तीन जिसमें से सफेद बेदाग बाजू छलक रहे थे। मेकअप में बस पिंक लिप बाम लगाए, बालों की रफ सी बन में थी। वो करीब बढ़ रहा था जो मुंह खोले बस 2 कदम के फासले पर थी। चेंज करो, खुद पर काबू पाते इसके गले में मौजूद मफरल की गिरा खोली। अब क्या खराबी है इसमें? लम्स ने खुद को देख कर गुस्से से सोचा। इसका स्टोलर खोलते इसके कंधों पर फैला रहा था। मैं लेट हूँ प्लीज, वो खौफजदा सी इसकी चिंगारती आवाज से यही कह पाई थी। क्या ख्याल है फिर आज का दिन यूनिवर्सिटी के बजाय हम हमारे रूम में ना स्पेंड करें? इसे खींच के गाड़ी के साथ लगाते सर्द लहजे में कहा था। वो धमकियों से खौफजदा कर देता था। गर्म सांसें कान से होते गर्दन पर महसूस हुई थी। लम्स की पूरी आंखें खुल गई थी। इस शख्स का क्या भरोसा था? अपनी बात वो बगैर इसकी मर्जी के आसानी से पूरी कर लेता था। न नहीं वजदान, अब इतनी भी नहीं लेट, मैं चेंज करती हूँ। इससे पहले कि वो कोई और सजा देता, वो इसे दूर करती पोर्च से अंदर भागी थी। ओ मेरा बेबी वापस आ गया, वानी ने हंसते कहा, जो शायद लाउंज में इसी के इंतजार में थी। आप वानी आपी, आपको आकर बताऊंगी। वो लेट थी लिहाजा गुस्से से बोलती रूम में चली गई। रूम में एंट्री हुई तो सामने बेड पर इसका ड्रेस पहले से पड़ा था। ये मेरी कबर्ड तक कब पहुंचा? धनस नाम की तो मेरे शौहर में कोई एक भी चीज नहीं है। वो जी भर कर शर्मिंदा हुई थी। अब ये तय करेंगे मैं पहनूं भी क्या? वो कुड़ रही थी। इसकी सिलेक्ट की हुई ड्रेस पर ग्रे कलर पर रेड लाइट सी कढ़ाई वाली शर्ट और कैपरी लेते वो चेंज करने को बढ़ी। चेंज करके वो बाहर बढ़ी थी। वजदान गाड़ी में सन ग्लासेस लगाए इसके वेट पे था। इसे देखकर एक दिलकश स्माइल दी थी जो फ्रंट सीट पर बढ़ते दुपट्टे से उलझ रही थी। शीशे और चढ़ाए थे जिससे बाहर से कुछ नजर ना आ पाए।
यूनी के पार्किंग एरिया में रोकते इसे बगौर देखा जो परेशान थी। ये नहीं हो रहा वजदान, दुपट्टा बहुत बड़ा है, इसमें स्टोरर लेती हूँ, वो झुंझलाई थी। मैं किस लिए हूँ? वो करीब हुआ और दुपट्टे पकड़े मसरूफ सा कर रहा था। वो देख रही थी इसे जो हल्की सी बेड में संजीदा सी शक्ल का लिए काम में मसरूफ था। क्या है ये शख्स, वो सोच सकी। तुम्हें बुर्का नहीं पहना रहा, ना कोई पाबंदी लगा रहा हूँ, मगर आइंदा मुझे तुम मेरे अलावा किसी के सामने भी दुपट्टे के बगैर नजर नहीं आओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी ग्रे आंखें, डिंपल और ये सारे वजूद की दिलकशी सिर्फ मेरे लिए है। दुपट्टे का सिरा कंधे से लाकर इसके हाथ में थमाया था। आंखों में वाज़ेह वार्निंग और लहजे में इस्तेहकाक था। लम्स का चेहरा सुख पड़ा हुआ था। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर मी, वो इसे खींचते सीने से लगाए बोल रहा था। फोन चाहे तुम क्लास से बाहर हो, चाहे तो इम्पोर्टेंट लेक्चर में हो, एक बेल पर रिसीव करोगी। आप साथ क्यों नहीं आ जाते? दिल में सोचते वो चिढ़ते दूर हुई थी और गाड़ी से निकली थी। इसे ड्रॉप करते अब इसका रुख शायद गलती से ऑफिस की तरफ था। रास्ते में काफी रश था। ये ड्रामे इस मुल्क से कब खत्म होंगे? वो खौफ में मुब्तला हुआ रोड पर मीडिया का रश देखकर। सिग्नल्स रुके थे मगर वो आराम से रोल तोड़ चुका था। अभी वो आगे बढ़ते हैं कि पुलिस ने इसे आड़े हाथों लिया। शीशा नीचे करो मिस्टर, वजदान ने गाड़ी रोकते नीचे किया। किधर मिस्टर, नजर आ रहा है ना सिग्नल बंद है, फिर किधर? वो शीशे पर झुकते बोल रहा था। क्या तुम्हें पता नहीं इंस्पेक्टर मुराद मैं कौन हूँ? लहजे में वाज़ेह गुरूर था। अच्छे से पता है, तुम एक इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, वो गुस्से से बोला। कितने चाहिए? वो वॉलेट निकालते होठों की मुस्कुराहट दबा रहा था। सामने से एक लड़की वाज़ेह तौर पर यह हरकत देख चुकी थी। आई विल कम आफ्टर 5 मिनट, वो अपनी साथियों से बोलते इसकी तरफ बढ़ी। तुम वजदान शाह, सियासत में तुम्हारा बाप है, इसका मतलब ये नहीं तुम जो मर्जी करो, मुराद गुस्से से बोला, जिसके मुताबिक वजदान रज के ढीठ पाया गया था। सो और ले लो अगर ये कम है तो। मजीद इसके बोलने से वजदान ने उसे तपाते एक और सुर्ख नोट इसकी तरफ बढ़ाया और जबरदस्ती थमाया। अभी वो कुछ बोलता कि कोई लड़की इनके सर पर खड़ी थी। व्हाट इज दिस? यहाँ रिश्वत दी जा रही है, आपको शर्म नहीं आती मिस्टर पुलिसमैन? पुलिस को आप जैसे लोग ही बदनाम कर रहे हैं। वो बारीक सी आवाज सुनते ही इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। हाँ, मुराद इस अचानक आफताब पर मुंह खोले थे। और आप अमीर बाप की औलाद हैं तो कुछ भी करेंगे, शर्म है आप में? अब वो वजदान के सर हुई थी जो इसकी बड़ी गाड़ी से अंदाजा लगा चुकी थी, शायद वो अमीर है। मैं अभी आप दोनों की लाइव कवरेज करके चैनल पर न्यूज चलाती हूँ और आप शर्म नहीं आती 100 रुपए लेते हुए? वो इसके हाथ में वजदान का जबरदस्ती थमाया सुर्ख नोट देखते हुए बोली थी। कैरी ऑन मिस्टर पुलिसमैन, इसमें से 50 इसे दे देना। वजदान इन दोनों को लड़ता देख गाड़ी इनके करीब से सुन से भगाते फरार हो गया था। यू, वो वजदान को कुछ कहती पर वो तो जा चुका था। मुराद ने गुस्से से देखा था इसे। शक्ल से शरीफ पुलिस वाले लगते हैं आप, पर तौबा, हरकतें देखो इनकी। मतलब मयार चेक करें अपना, सिर्फ 100 रुपए में बिक गए आप। और जाने दिया ऐसे मीरजादे को? वो अब मुराद के सर थी। मुंह बंद रखो अपना जाहिल लड़की, बात पता नहीं है तो बकवास नहीं करूं। इसे गुस्सा आया, मतलब हद है। 100 रुपए वो इससे बेच रही थी। मैं न्यूज चलाऊंगी मिस्टर पुलिसमैन, देखना तुम। वो गुस्से से बोली। शौक से चलाओ, ये लो, मैं हाथ में रिश्वत लेकर खड़ा हूँ, बनाओ मेरी वीडियो। वो दांत पीसते नोट हाथ में लहराते बोला था। इलेक्शन करीब है सर, अपना हर कदम फूंक कर रखें। सुनने में आ रहा है अहमद शाह अपने एमएनए की सीट पर अपनी जगह अपने बेटे को ला रहा है। एमजे वो चूजा है अभी, वो तमसखाना अंदाज में बोला था। एक दो बार वजदान को किसी सियासी जलसे में देख चुका था। आपकी सोच है वो चूजा है, एमजे ने इसे डराया था। तुम मेरा काम कर रहे हो, इस लड़की का कुछ पता चला? इस शहर में हजारों लड़कियों की आंखें ग्रे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। ठरकी बुड्ढे, दिल में ऐसे लकब से खुद नवाजा था। वो बेहतर होगा सीट पर ध्यान दें, वरना ना तो लड़की हाथ आएगी ना पिछली बार की तरह कुर्सी। वाजे मजाक उड़ाया था। इस बार इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा, जो भी हो, और लड़की भी हाथ आएगी, चाहे वो जहां भी छुपी हो। एमजे ने इंतहाई अफसोस से देखा, जिसकी अपनी बेटी इसकी उम्र की होगी, वो इस 4 साल की अरसा पहले की देखी हुई बच्ची के हवस में मुब्तला था। इस बंदे की हर बेहुदा एक्टिविटी की खबर मुझे देनी है तो मैं समझे।
وہ اس کے روم سے نکلتے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ کیا سزا ہوتی ہے نو کیئر پر؟ میری نظر میں تو موت ہے۔ ان جیسی گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، چاہے وہ انسان کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں، وہ دوسری بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا ہے۔ وہ گرم کافی کا گھونٹ بھرتے کھولتے غصے پر قابو پاتے بولا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے؟ ایم جے نے سامنے بیٹھے شخص کو رشتہ بتایا تھا اور شاید ڈرایا بھی تھا۔ او پھر تو اور مزہ آئے گا۔ وہ ایسی ایکسائٹڈ ہوا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔ تاریکی والا کمرہ تھا یا گودام وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا۔ ٹھٹر رہا تھا اندر کے سرد موسم سے، جیسے اسے سرد خانے میں باندھا ہو۔ ہڈیاں سن ہو رہی تھی، خون کی گردش جیسے رکی ہو، یوں لگ رہا تھا رگوں میں جم چکا ہے خون۔ چھوڑو مجھے، ہو دا ہیل آر یو؟ وہ چیخا تھا خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانے کو۔ قدموں کی چھاپ سے ایک امید نظر آئی۔ تم کون ہو؟ مقابل پر نظر پڑتے وہ دھاڑا جس کی براؤن آنکھیں صرف نظر آ رہی تھی، باقی چہرہ کور تھا۔ چپ، اب ایک لفظ نہیں۔ وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے بولا، زہر لگ رہی تھی اس کی آواز۔ پلیز، میری کیا غلطی ہے؟ میرا بھائی چھوڑے گا نہیں تمہیں؟ ڈرنے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ بھی ایسی ہی چیخی تھی۔ نہ تو نے چھوڑا تھا اسے، گردن پر ہلکا سا کٹ لگایا، خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئی تھی۔ وہ کر رہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم ظالم انسان؟ جو پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری ہوس کا نشانہ بنی تھی، جسے کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا اور اس کے ماں باپ کو دھمکی دی کہ ان کی ایک بیٹی اور بھی ہے۔ اس کی بات کر رہا ہوں میں، کتے! وہ پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ تو تم کیا لگتے ہو؟ اس کے خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر تیرا قاتل بن جاؤں گا کچھ ٹائم بعد۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگوں گا ان سے۔ کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا؟ وہ خوف سے بولا۔ تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ وہ چھری آنکھ کے کنارے پر لے گیا۔ ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا؟ بولتے ہی وہ چھری پوری طرح سے آنکھوں میں مار چکا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جاہل کمینے! وہ درد سے چیخا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا؟ وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگ کاٹ چکا تھا جیسے بڑا ایکسپرٹ ہو۔ خون فرش پر پھیل رہا تھا، وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل اٹھتے اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نا؟ ویسی فیلنگ میری ہے اس وقت۔ تو کیا خیال ہے؟ پھر آنکھیں چمکی تھی۔ وہ بغیر موقع دیے ایک ہی وار سے وہ اس کا گلا کاٹ چکا تھا اور وہ ایک جھٹکے میں فنا ہو چکا تھا۔ گردن لڑک کر ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ہیٹ می بیکاز آئی ایم ڈینجرس، زیر لب دہراتے وہ باہر نکلا۔ لاش ملک صاحب کے گھر بھجوا دینا، اور یہ گفٹ بھی۔ خون سے بھرا چاقو باہر کھڑے شخص کے طرف اچالا تھا، اپنی بلیک بی ایم ڈبلیو کی طرف بڑھا تھا۔ بلیک شیشے چڑھاتے وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا جہاں وہ 2-3 خون کے چھینٹے ماتھے پر تھے۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو لیتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے۔ چند گیلے بال ماتھے سے چپک گئے تھے جو اس کی وجاہت بڑھا رہے تھے۔ وہ ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں ڈیٹ کو انکار نہیں کر سکتا، وہ سمجھا رہا تھا۔ وجدان میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں۔ وہ خوف زدہ تھی۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہ قائل کر رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھیے۔ ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا تھا۔ تم ضدی ہو، میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ آپ مان چکی ہیں، وہ مسکرایا تھا۔ تم ڈھیٹ بھی ہو، وہ غصہ ہوئی۔ آپ کے شوہر پر ہی ہوں، وجدان نے چھیڑا تھا۔ شاہ کو چھوڑوں گی نہیں میں، تمہیں میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا، وہ غصے سے سرخ ہوئی۔ وہ اب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے، وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان لمز کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھی۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھی؟ فخر سے جواب دیا گیا تھا۔ بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں وجدان، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینا۔ وہ بہت معصوم ہے بیٹا، تمہارا
نکاح بھی اس لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا، خواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنیاں، مجھے بس ان سب سے خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے، میری جان ہو۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے لمز کے والدین کا حادثہ پری پلان تھا کیا؟ وہ حیران ہوا تھا اس انکشاف پر۔ لیکن خالہ لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا اور کسی رشتے دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمز تنہا تھی گھر جب شیزا لمز کی ماں کی کال آئی تھی کہ لمز کو میں اپنے گھر لے آؤں کچھ دن کے لیے۔ تفتیش سے پتہ چلا بریک فیل کی تھی کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتا ہے لمز اکیلی تھی گھر میں، پر وہاں کوئی اور تھا وجدان جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں نہ وہاں جاتی وجدان تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ وجدان ان کے انکشافات سے حیران تھا۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، وجدان نے تسلی دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا یہ تو وقت جانتا تھا۔ صدف کو تسلی دیتے وہ ان کے روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے دیکھا وہ بیڈ پر بیٹی کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بڑی بزی تھی، اسی لیے شاید وہ اس کو محسوس نہیں کر سکی، جو کہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں یہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ اسے نہیں پتا چلا تھا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے شہر میں، اور جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی تو ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ بلاؤز میں سٹولر گلے میں لپیٹے وہ چہرے پہ بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیلی پینٹ سے مزین تراشیدہ ناخنوں والی لمبی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا تھا جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ اف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان جو دروازے کے پاس کھڑا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا اچانک حیران ہوا اس کی حرکت پر اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ وہ دھاڑا۔ اس آواز سے وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی۔ آپ کب آئے؟ لمز کی جان پر بنی تھی، وہ کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی کبھی اسے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو؟ اسکرین پر تھی تو کوئی بالی ووڈ مووی پر کسی کا سین دیکھتے وہ چلایا تھا۔ نو نہیں، میں نہیں، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، بلکہ آ گیا، آئی ڈونٹ نو وجدان۔ وہ شرمندہ ہوئی جو ایویں ہی اپنی دوست سے مووی یو ایس بی میں لے آئی تھی، اچھی بھلی مووی تھی، پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو آ بھی گیا پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا؟ لمز کی جان پر بن رہی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شاید غصہ آیا موویز سے، وہ خود خار کھاتا تھا، پر خود اس کے ساتھ ایسا سین پرفارم کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ازا نے دی تھی۔ میں وجدان سوری، پتہ نہیں کیسے یہ آئی، پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی، وہ اس کے خوف سے فوری روتے ہوئے بولی تھی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا تھا اس کے آنسو دیکھ کر جو کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندگی اور آنسو سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو شرمندہ سی تھی۔ میری جان، یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر کر نہ لے؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ لمز کو لگا وہ ڈرا رہا ہے۔ جب آپ کرتے ہو، وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتی ہی اسے اندازہ ہوا وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول ہی چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی اس کی بے باکی پر، حالانکہ وہ یہ نیک فریضہ ایک بار پھر انجام نہیں دے پایا تھا، پھر بھی وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرمندگی سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وجدان کو اس کی حالت نے مزہ دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے پھر ہم یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب گیا تھا۔ وہ سٹ پٹائی تھی اس کی بات پر۔ سو سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھی، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظر جھکائے ہی وہ فوری ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان ڈرا دیتا تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی اسے، میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے وجدان نے بات بدلی تھی۔
क्यों? लम्स अब हया से नजरें नहीं उठाई जा रही थी। अच्छा इधर तो देखो, अब इसका झोंका चेहरा सामने किया था। सियासत में कदम रख रहा है शोहर, गुड विशेष दो। वो मुस्कुराते लबों से ग्रे आंखों में झांकते हुए बोला था। आप जाएं, अब मुझे सोना है। वो कंफ्यूज थी, वो क्या देती विशेष? तुम्हारी सब हरकतें मुझे हर बहर हिफ्स हैं। एक एक चीज का बदला लेना है तुमसे। याद रखना लम्स वजदान शाह। इसे गुस्सा आया था इसके इग्नोर करने से, मतलब अब इसे नींद याद आई थी। वजदान एक नजर डालते बाहर निकला था। उफ, लम्स पागल हो तुम, कुछ भी बोल दिया, मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? वो इसके जाते ही बेड पर लेटते इसकी सारी मायने खैज बातें सोचते हया से सूख पड़ी थी। वो ग्रे शलवार कमीज के बाजू फोल्ड किए, दाएं हाथ की मजबूत कलाई पर महंगे डायल वाली वॉच और ब्लैक वेस्ट कोट पहने वजीहा लग रहा था। माशाल्लाह मेरा शहजादा, सदफ ने नजर उतारी। वो मुस्कुराया। ओ मेरा शेर, वाकई ही आज सियासी पार्टी से बिलोंग करता लग रहा है। अहमद शाह ने इसका जायजा लेते तबसरा किया। थैंक यू डैड। इनकी तारीफ पर मुस्कुराया। शाह, मेरे बेटे को एक भी खराश आई तो आप याद रखिएगा। फिर सदफ ने वाज़ेह धमकी दी थी, इनका दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। आपका हुक्म सर। आंखों पर वो मुस्कुराते बोले थे। दो गार्ड गाड़ियों के दरमियान अहमद शाह और वजदान की गाड़ी थी। वो दोनों बैक सीट पर बैठे थे, काले शीशे गाड़ी पर चढ़े थे। वजदान, आज मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और सुनो बेटा, मेरी जिंदगी का क्या पता, मैं चाहता हूँ अब तुम अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाओ। वो इसे रास्ते में समझा रहे थे। डैड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इनका हाथ दबाते जरा गुस्से से बोला। गाड़ी से उतरते काफी मीडिया थी वहां, जो इन दोनों के धड़ाधड़ फोटोज और इंटरव्यूज ले रहे थे। क्या आपका बेटा ही नेक्स्ट आपकी सीट संभालेगा सर? न्यूज एंकर ने माइक अहमद शाह के आगे किया था। ऑफ कोर्स, वो मुस्कुराए और वजदान के कंधे पर हाथ फैलाया था। सर, आपका एडमिशन क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं, खास नहीं। वो मुस्कुराया फजूल के सवाल पर, जिसने लाइफ में कभी कोई एम सेट ही नहीं किया था। इसके दिमाग में क्या चलता था कोई नहीं जान सकता था। आपकी कोई मंजिल नहीं है? स्ट्रेंज मिस्टर वजदान शाह, वो तमस्खर से बोली। मंजिल पाने के लिए रास्ता बनाते पड़ते हैं। वो घर तक खुद ब खुद चलकर तो आने से रहे। जब मैं इस फील्ड में आऊंगा तो मंजिल भी बना लूंगा मिस, तीखे लहजे में जवाब दिया था। वेल, देखते हैं। सारे ही सियासतदान एक जैसे ही इंटरव्यू लेते। वो साइड पर हुई। वो काफी मुंह फट थी शायद। तुम वही हो ना, सिग्नल तोड़कर 100 रुपए की रिश्वत देने वाले? वो कदरे साइड पर फोन में बिजी था जब वो थोड़ी देर पहले इसका इंटरव्यू लेने वाली जानी पहचानी आवाज से पलटा। तुम कौन? वो जान के अनजान बना था, हालांकि एक बार देखा बंदा कभी भी इसके जहन से नहीं निकला था। गेट रेडी मिस्टर वजदान शाह, सियासत में कदम रखते ही तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रखते। जिन्हें हराम ना किया तो कहना। वो धमकाते बोली। मैं तो डर गया। शौक से मिस। वो इस पर एक नजर डालते हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, जिसे इसका मजाक उड़ाया हो। मरियम ने उससे से इसे देखा था। किसने किया ये? किसकी कितनी जुर्रत? वो लाल अंगारा आंखों से चीखा था। आखिर को भाई था जिसकी लाश चंद घंटों पहले मनुमट्टी के नीचे दफना आए थे। मलिक साहब, हमें नहीं पता। मुलाजिम यूं खड़े थे जैसे सांप सूख गया हो। कहाँ है एमजे? वो धाड़ा। पता नहीं मलिक साहब, फोन नहीं लग रहा। मलिक का खास बंदा बोला। मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे मलिक साहब, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हैं? एमजे, जो अभी आया था, हैरानगी से गोया हुआ। तुम कहाँ थे? मेरा भाई कत्ल हो गया और जिस कमीने हरामी ने ये काम किया, साथ ये चाकू भी पेश किया है, इसकी इतनी जुर्रत! मलिक का खून खोल रहा था। ओह, बहुत बुरा हुआ। अफसोस है मुझे मलिक साहब। वो अफसोस करते बोला। तुम्हारे अफसोस का अचार नहीं डालना। ढूंढो इसे जो हमारे खानदान तक पहुंच चुका है। वो फिर से चीखा। ना ना मलिक साहब, मेरे सामने ऊंची आवाज से बात करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। मैं आपके पालतू कुत्तों में से नहीं हूँ। एमजे को गुस्सा आया था। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं हो? वो पल भर में रिलैक्स हुआ। एमजे बड़े काम का बंदा था। फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। जानता तो था जिसने ये काम किया है वो बहुत माहिर है इन मामलों में, फिर भी तस्दीक चाहिए थी। नहीं आए कमीने के, बल्कि मेरे आ गए हैं और मैं ही शक के दायरे में हूँ। वो दांत पीसते बोला। असल गुस्सा तो इस बात का था। तो किसने कहा था चाकू हाथ में लेने को? अकल से तो वैसे ही पैदल हैं आप मलिक साहब। एमजे ने इसकी बेवकूफी पर चोट की।
वो इस वक्त इसके फ्लैट पर इसके बेडरूम में था। 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट, जहां एक बेडरूम, रूम, ड्राइंग रूम और एक स्टडी रूम था। छोटे से लाउंज को कॉर्नर पर ओपन किचन था। बात नहीं आए, डेविल हो तुम। डेंजरस मैन, नॉट डेविल। शैतान से तशबीह इसे पसंद नहीं आई थी। जो भी हो, मेरी बला से। एमजे को इसका ठंडा मिजाज कभी कभी गुस्सा दिलाता था। मैं कल से यूनी ज्वाइन कर रहा हूँ, वो सिगरेट सुलगाते बोला था। क्यों, ग्रेजुएशन दोबारा करनी है? एमजे को इसकी नई मंतक समझ नहीं आई थी। नहीं, लड़कियां ताड़नी है। ब्राउन आंखें मुस्कुराई। तुमसे उम्मीद की जा सकती है। फन टाइम इज ओवर, नाउ कम टू द पॉइंट। लम्हे में वो संजीदा हुआ था। मेरा नेक्स्ट मिशन यही तुम्हारे शहर का ही मिल चुका है, जिसको लेकर मैं सीरियस हूँ। वहाँ के इन स्टूडेंट्स को पकड़ना है जो ड्रग डीलिंग और डार्क वेब में इन्वॉल्व हैं। और तुम्हें पता है, डार्क वेब में तुम्हारा ठरकी बुड्ढा अव्वलीन सफ में पाया जाता है, जिसका बाहर 3-4 बंदों से कनेक्शन है। वो आधी बची सिगरेट एश ट्रे में रखते बेड पर रिलैक्स हुआ था। इससे भी घटिया की उम्मीद की जा सकती है इस कमीने से। एमजे को शदीद गुस्सा आता था इस पर। एमजे की पुलिस वफादार हो गई है। एमजे ने इसकी बात पर घूरा था। ये कोई गाड़ी क्यों नहीं आ रही? काफी टाइम हो गया आज तो। वो स्टॉप पर खड़ी पॉइंट के वेट में थी और वॉच देख रही थी, जहां 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट थे। सड़क पर इक्का दुक्का लोग थे। वो कंफ्यूज सी, बार बार अपने ग्लासेस ठीक करते बैग को मजबूती से पकड़े खड़ी थी। हाय बेबी, लिफ्ट चाहिए? अभी वो परेशान ही थी जब इसके पास एक सुर्ख रंग की कार रुकी थी, जिसमें 3-4 आवारा किस्म के लड़के इसे सर का पैर हवस भरी नजरों से ताड़ रहे थे। ये जूता लेना है? बड़े आए लिफ्ट देने वाले। वो सैंडल उतारते हिम्मत करते बोली थी। जूता क्या, हम सब कुछ ले लेंगे, तुम देने वाली तो बनो। इनमें से एक खबासत से हंसता बाहर निकला था। मरियम की जान पर बन गई थी। रोड सुनसान थी, आखिर थी तो सनफे नाजुक। ना, मेरे पास नहीं आना, मैं तुम सब की वीडियो बना के न्यूज चला दूंगी। यही धमकी देना मुनासिब लगा था। वो डरते पीछे हो रही थी। अदा भी तो जूता देना था तुमने, और वीडियो भी बनाएंगे बेबी, पर साथ मिलकर। क्यों यारो, सही कहा ना? बाकियों से इसे हंसते हुए तायद चाहिए थी। अल्लाह आज बचा ले, मुझे आइंदा कभी भी लेट नहीं होंगी। दुआ करते ही वो झुकी थी। वो दूसरा हील वाला सैंडल और जल्दी से निकालते 1 सेकंड में इस खड़े लड़के की तरफ दोनों फेंके थे। एक कमीनी, रुक! तो वो मुंह पर हाथ रखकर चीखा, जिसके मुंह पर जूते का निशान लगा था, वो जो मार कर भागी थी। सड़क पर नंगे पांव वो भाग रही थी, खौफ वजूद में सरायत कर रहा था। ए रुक जा, जल्दी चलो कमीनी, हाथ से न जाए। वो जूता खाने वाला लड़का चीखता गाड़ी में बैठा था और ड्राइव करते अपने दोस्त से कहा था। वो जो भाग रही थी साथ पीछे भी देख रही थी, जिनकी गाड़ी बिल्कुल करीब थी। पांव छिल चुके थे, जूड़े में बंधे बाल बिखर चुके थे। ए पागल, कौन है ये? वो हॉर्न बजा रहा था। वो ड्राइव करते झंझलाया, जो इस बेवकूफ लड़की को भागते अपनी गाड़ी के आगे देख चुका था। बमुश्किल साइड कट लिया था, और जैसे ही लिया था साइड मिरर से देखकर इसके भागने का मामला जैसे समझ चुका था। इतनी जल्दी क्या है बेबी? वो जो भाग रही थी इसके सर पर पहुंच चुके थे। मरियम खौफ से देख रही थी, जो गाड़ी इसके सामने ला चुके थे। मेरे करीब नहीं आना, वो बेग अपने आगे करते बोली थी। इनकी नजरों से घिन महसूस हुई थी। ए टाइम ना जाया कर, डाल इस कमीने को गाड़ी में। वो जूता खाने वाला कुछ ज्यादा ही तपा था। प्लीज लीव मी, वो अपना आप छुड़ा रही थी, मजामत कर रही थी। जो जबरदस्ती से गाड़ी में डाल रहे थे। छोड़ लड़की को, तेज आवाज से वो लड़का पलटा था। ए ज्यादा हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी हमदर्दी जाग रही है, तुझे भी ऑफर है, आजा मजा कर। वो लड़का अपने सामने खड़े शख्स को देखते आंख मारते बोला था। मरियम का दिल चाह रहा था इस बेहुदा बकवास पर जमीन पटे और वो इसमें समा जाए। जब नजरें उठा के सामने मौजूद शख्स को देखा तो थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ था। ओके, पर पहले मेरी बारी। हाँ, इसकी बात पर इसके औसान खता हो चुके थे, जो थोड़े अच्छी की उम्मीद रख रही थी। तुझे ऑफर दी है, फैलने को नहीं कहा। जूता खाने वाले को बुरा लगा था। ये लड़की मुझे ही चाहिए, पर तुम लोगों को एक ऑफर 3 तक गिनता हूँ, लड़की मेरे हवाले कर दो, वरना आई प्रॉमिस डॉक्टर को अपना दर्द दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। मिस्टर पुलिसमैन, तुम इस हद तक घटिया होगे मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन बल्कि जो इंसान 100 रुपए की रिश्वत ले सकता है, इससे किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगा था तुम मुझे बचाने आए हो, पर तुम तो मरियम को अपनी बेबसी पर रोना आया था, जिसके मुताबिक वो 5 दरिंदों में फंसी थी
हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो अब मुंह बंद रखो और तुम लोग छोड़ रहे हो या नहीं? मरियम से बात करके वो फिर इनसे मुखातिब हुआ था। नहीं है, चल इसकी बकवास छोड़, तू गाड़ी में डाल अब के बार, दूसरा लड़का बोला था। ओके फाइन, वो अपनी ब्लैक जैकेट से कुछ निकाल रहा था। वो जो गाड़ी में डाल रहा था चीखा। गोली की आवाज गूंजी जो डायरेक्ट इसे गाड़ी में डालते लड़के के बाजू पर लगी। आह, वो चीखा था और इसके हाथ पर गिरफ्त छोटी थी। इसके हाथ से खून बहना शुरू हो गया था। सो क्या ख्याल है अब तुम लोगों का? वो हंसते दोबारा गन लोड कर रहा था। ए बैठ जल्दी गाड़ी में, इसके पास गन है, वो पागल मार देगा। तकलीफ से चीखते लड़के को अंदर खींचा था। इससे पहले कि वो चिल्लाता वो फरार थे। शायद आदि मुजरिम नहीं थे। प्लीज पुलिसमैन मेरे करीब नहीं आना, वो रोते हुए बोली थी जो सुखड़ी सिमटी सड़क पर बैठी थी। वो जिसकी हेल्प को बढ़ रहा था कदम रुके थे। वो पहले के मुकाबले काफी डरपोक लगी थी। रिलैक्स, कानून मुहाफिज है, लुटेरा नहीं। और उठो अब। मुराद करीब गया था और इसे जमीन से उठाने को कहा। क्या कर रही थी इतनी रात को? इसे उठते देख पूछा जो नजरें झुकाई थी। इसका हुलिया देख गुस्सा आया जो जीन शर्ट में दुपट्टे से नदारत बिखरे बाल, ग्लासेस के नीचे सुर्ख आंखें, गुलाबी होंठ, लंबी हाइट, साफ रंगत, बगैर जूते के वो अपने फिट फिगर से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। मुराद ने नजरें चुराई थी। लेट फ्री हुई थी, वापस घर जा रही थी। वो रोते हुए बोली, अच्छी लड़कियां घर से निकलते दुपट्टा लेती हैं। इसकी बात सुनकर मरियम ने शर्म से नजरें झुकाई और अपनी व्हाइट टी शर्ट पर पहनी ब्लैक चेक वाली शर्ट के बटन बंद किए थे। अच्छा आओ मैं छोड़ दूं। इसकी शर्मिंदगी देखते बात बदली। वो चलते हुए गाड़ी तक पहुंच चुके थे। नहीं मैं चली जाऊंगी, वो खौफजदा थी। मेरी कोई गलत अटेंशन नहीं है, यहाँ इस टाइम सेफ नहीं है, बाकी मर्जी तुम्हारी। ऑफर करते वो गाड़ी में बैठ चुका था। वो वैसे ही खड़ी थी। मिस एंकर बैठ जाए यहाँ, तो चाहे मेरी वीडियो बना लीजिएगा, मुराद ने मुस्कुराहट दबाते शीशे से बाहर झांकते हुए कहा था। मरियम इसकी बात से आंसू साफ करते मुस्कुराई थी और फ्रंट डोर खोलते वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तुम्हें यही जॉब मिली थी करने को? और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं लड़कियों के लिए, ये मुनासिब नहीं है। मुराद ने कुछ टाइम बाद इसे खामोश देखते इस नसीहत की। आपने हेल्प की शुक्रिया, पर मुझे ज्यादा फ्री होने वाले लोग पसंद नहीं, तो बराए मेहरबानी चुप कर जाएं और गाड़ी चलाएं। मरियम का बिल्कुल भी मूड नहीं था बोलने का। अब वो बचाकर इसकी जॉब को टारगेट करेगा। वाह, उतरो, वो गाड़ी रोकते हुए बोला। क्या? वो हैरान हुई। उतरो नीचे, तुम में तमीज नाम की चीज ही नहीं है। एक सवाल पूछा था और तुम? इसे इसका जवाब पसंद नहीं आया था। तुम हद से बढ़ रहे हो, आपसे तुम तक का सफर तय कर चुकी थी वो। तुमने ही ऑफर की थी। और अब वो परेशान हुई जो गाड़ी रोके इसे निकलने को बोल रहा था। की थी, अब मैं ही कह रहा हूँ निकलो बाहर। वो गुस्से से बोला। अच्छा सुनो पुलिसमैन, सॉरी, तुम बहुत अच्छे हो, मैं आधी रात को कैसे जाऊंगी? प्लीज तुम मुहाफिज हो, बस मुझे मेरी जॉब के हवाले से टोंट करने वाले लोग पसंद नहीं है। शोहक, कमीना, बदतमीज, सारे लकब दिल में देते वो मासूमियत की रिकॉर्ड तोड़ रही थी। मुराद ने गुस्सा पीते गाड़ी स्टार्ट की थी। मलिक साहब, इलेक्शन करीब है, आपके भाई की मौत आपके लिए फायदेमंद हो सकती है अगर आप लोगों से हमदर्दी बटोरे। मलिक का बंदा इसे समझा रहा था। मतलब ये कि आप दो रोने रोए आवाम से, रोटी का वादा करें, कुछ थोड़ा बहुत अपने इलाके का काम करें, सारे वोट आपकी तरफ। आवाम को पागल बनाना कौन सा मुश्किल काम है? वो मशवरे दे रहा था। हाँ सही कहा, ये शौक छोड़कर मुझे अब खुद बाहर निकलना पड़ेगा। मलिक साहब, आपसे अहमद शाह और उसका बेटा मिलने आए हैं, मलिक के मुलाजिम ने बताया। अहमद शाह? वो हैरान हुआ। मलिक के ड्राइंग रूम में वो आमने सामने सोफों पर बैठे थे। सियासत की बातें एक तरफ, पर हमें बहुत अफसोस हुआ आपके भाई का। मलिक रहमान साहब, अहमद शाह ने अफसोस का इजहार किया। वजदान इन सब में खामोश बैठा है सा। इसे कोई इंटरेस्ट नहीं था अफसोस करने में। अहमद शाह अपने साथ जबरदस्ती अफसोस करने के लिए लाए थे। आखिर दुनियादारी भी तो निभानी थी। तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो। मलिक और ही रंग दे गया था। खुदा अफसोस करने आया हूँ, अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे। अहमद शाह खुद को नॉर्मल रखते अफसोस भरे लहजे में बोले थे। डैड क्यों मलिक साहब को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं? जिसे इसके कारनामे थे इसे दोज़ख नसीब हो जाए बड़ी बात है। वजदान जो तब कर चुप था, बात में हिस्सा लिया, इसके कारनामों से अच्छे से वाकिफ था। वो वही नहीं बल्कि सब शहर, इसकी कोई लोग इसकी मौत पर लाजमी खुश हुए होंगे। अहमद शाह ने इसे खामोश रहने के लिए आंखें दिखाई थी। अपने बेटे को बड़ों से बात करने की तमीज भी सिखा दो अहमद शाह।
मलिक को काफी गुस्सा आया था। डैड, मलिक साहब इस काबिल नहीं है, इनके साथ अफसोस किया जाए, बाहर आ जाए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। वजदान बोलते ही उठा था, मजीद वो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। अच्छा मलिक साहब, अल्लाह आपको सब्र दे, वो बोलते ही उठे थे। बहुत जबान दराज है इसका बेटा, कुछ करना पड़ेगा। मलिक गुस्से से बोला, तुम 2 मिनट चुप नहीं कर सकते थे? वजदान, ये सब अच्छा नहीं होता। अहमद शाह गाड़ी में बैठते इस पर भड़के थे। प्लीज डैड, मुझे ना तो इस मलिक में इंटरेस्ट है ना इस अफसोस में, और आप भी रिलैक्स करें, देखा नहीं था कितना कमीना है वो। हम अफसोस करने गए, उल्टा इसके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। वजदान ने लापरवाही से गाड़ी से टेक लगाते हुए कहा था। वो लाउंज में बैठे फोन पर कुछ देखती रुकी थी और सदफ की तरफ मुतवज्जा हुई। मम्मा, मैं न्यू हेयर कट कर लेना चाहती हूँ। वो इनके हाथ पकड़ते मस्के लगाते बोली थी। ये कटिंग कहाँ से याद आ गई? इतने प्यारे तो हैं मेरी जान के बाल, वैसे भी इतने लंबे भी नहीं है, फिर क्यों कटवानी है? वो इसके ब्राउन सिल्क की कंधों से थोड़े से नीचे आते बाल देखते बोली, बिकॉज यूनी में सबकी कटिंग है मम्मा, मुझे कटवाने हैं प्लीज। ओके, कटवा लो, वो हार मानते हुए बोली। वानिया आपी, आप चलेंगी मेरे साथ सैलून? वो अब वानिया के सर पर सवार थी। किधर जाने की तैयारी है? अल्लाह, इनका आना जरूरी था। वो लाउंज में अपने सामने बुरा जमान होते शख्स को देख बदमजा हुई, जो इसके मुताबिक इसकी हर चीज का दुश्मन था। हेयर कट लेना है आपकी बीवी ने, वानी ने हंसते बताया और लम्स ने घूरा। आओ रूम में स्वीट हार्ट, तुम्हारा हेयर कट मैं खुद करूं? सोफे से टेक लगाते जितना आराम से वो बोला था, इसका तंज वो बखूबी समझ गई थी। मुझे लेना है मम्मा, इसे इग्नोर करते वो रूहान से होते फिर सदफ से बोली थी। वजदान, लेने दो। सदफ ने इसका साथ दिया। हेयर कट तो ले ले, मगर फिर आपकी बहू की टांगों की मैं कोई गारंटी नहीं देता। सर्द लहजे में इसे धमकाते वो चला गया था। ले लिया मेरे बेबी ने हेयर कट, वानिया ने हंसते तंग किया था। चुप करे वानिया आपी, मम्मा एक नंबर का बदतमीज है आपका बेटा, वो गुस्से से बोली थी। बुरी बात शोहर है, वो मुस्कुराते इसे साथ लगाते बोली। यही तो सबसे बड़ा दुख है मम्मा, लम्स ने दांत पीसते कहा, जबकि वानिया और सदफ ने कहकहा लगाया था। आपने वादा किया था कि मुझे टिकट दिलवाएंगे मलिक साहब, वो मतानत से बोली थी। कौन हो तुम? मलिक अजली लापरवाही से बोला था। रूम नंबर 113 भूल गए आप? वो लड़की सदमे में थी जो अपना सब कुछ इस पर निछावर कर चुकी थी। एमजे ने अफसोस से देखा था, ये कैसी लड़कियां होती हैं जो दौलत और शोहरत के चक्कर में इज्जत तक गंवा बैठी थी। तुम पर तरस खाऊं या अफसोस करूं, समझ नहीं आ रही। मलिक के निकलने के बाद वो इस रोती लड़की से मुखातिब हुआ था। ये मलिक तुम्हें क्या टिकट दिलवाएगा, जिसको अपनी नफसानी ख्वाहिशात से ही फुर्सत नहीं मिलती? जबकि वो शर्मिंदगी की गहराइयों में थी। मलिक साहब, एक बात आपसे कहूँ, ये एमजे मुझे मशकूक बंदा लगता है, ये आपका कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ आपको टरखाता है। ये कोई खास चेला था मलिक का जिसे एमजे से प्रॉब्लम थी? मुझे भी कुछ यूं ही लग रहा है। खैर, तुम्हें एक काम कहा था। जी, आप सुनकर खुश हो जाएंगे, वो पुरजोश सा बोला था। तो बोलो, क्या पता चला? वो वजदान शाह के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चला कि वो क्या करता है, किधर जाता है। हाँ, अपने बाप की कंपनी को देखता है, पर अलबत्ता इतना पता चला कि इसका निकाह हो चुका है, जो बहुत कम लोगों के इल्म में है। और वो इसकी बीवी, वल्लाह क्या बताऊं आपको, बल्कि अब आपको इसकी डायरेक्ट तस्वीर ही दिखाऊंगा। इसके लहजे में इसकी तारीफ करते हवस की साफ शनासाई थी। तो मिलना पड़ेगा वजदान शाह की बीवी से, ताकि सीट भी छोड़ दे और थोड़ी तमीज भी सीख जाए। तुम नजर रखो इस पर। मलिक ने मुस्कुराते अपनी कल्फ लगी मूछ को ताव दिया था, जबकि इस तरह करते वो जहर लग रहा था। तुम कब तक ये सीक्रेट रखोगे? एमजे परेशान था। अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वाज़ेह वार्निंग दी थी। वो फोल्डर्स चेक कर रहा था जब एकदम रुका। ये तुम्हारे पास कैसे? चेहरे के नक्शे खतरनाक हद तक बिगड़े थे। वो एमजे का लैपटॉप यूज करते कुछ कर रहा था, जब एक पिक्चर के नकूश वो गौर कर रहा था। माथे पर बलों का इजाफा हुआ था, रगे तनी थी, खतरनाक हद तक इसके तेवर बिगड़े थे। क्या? रिलैक्स अंदाज में अपनी धुन में ही पूछा था। ये पिक्चर तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो चीखा था। और रिलैक्स भाई, क्या हो गया है? बच्ची की है, वो आराम से बोला था, इसके तासुरात का अंदाजा लगाए बगैर। बच्ची की है तो तेरे पास क्या कर रही है? वो गुस्से से इसके गिरबान तक पहुंचा। What rubbish is this? Leave my collar, stupid। ना हो तो अब तो मत कहें कि तो आशिक है इसका, इस ठरकी बुड्ढे की तरह। वो हाथ झटकते इसके गुस्से की परवाह किए बगैर नॉर्मल लहजे में बोला था।
कमीने, हिम्मत कैसी हुई बकवास की तेरी, बीवी है वो मेरी, समझा। बोलते ही वो इसके 3-4 मुक्के जड़ चुका था और एमजे में हिम्मत नहीं थी इस जंगली का मुकाबला कर सके जो वहशीपन पे उतरा था। बीवी, वेट वेट, आर यू इन योर सेंसेस? मुझे मार देगा तू, स्टॉप दिस नॉनसेंस। जंगली इंसान, एमजे अपना आप बेबसी से छुड़ा रहा था जो इस पर चिढ़कर इसको मारने के दर पर था। बोल तेरे पास कैसे आई, वरना तेरी जान लेने में एक सेकंड नहीं लूंगा। वो एक और मुक्का इसके मुंह पर मारते बोला था, नाक तक इसका जख्मी कर चुका था। प्लीज माफी दे दो भाई, ये इस मलिक ने ही दी थी मुझे, वो हाँफते हुए बोला था। क्या इसका मतलब मलिक इसके पीछे? वो इस झटके से छोड़ते उठा था। दिमाग सुनता और नसें फटने वाली थी, वो गुस्से से पागल हो रहा था। मलिक वजदान शाह की बीवी के पीछे था ये, सोच ही इसका गुस्सा और दिमाग खराब करने के लिए काफी था। कमीना जंगली इंसान, वो अपना नाक शर्ट से साफ करते जमीन से उठा था और उसे देखा जो कुछ सोच रहा था। मिस्टर वजदान शाह, इस बदतमीजी को एक्सप्लेन करेंगे आप? क्या हरकत थी ये? वो हुलिया दुरुस्त करते गुस्से से बोला। तो ये सोच के तू मेरे हाथों से मर नहीं गया, मलिक का नाम ना लेता तो यहाँ ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता। मतलब ये लम्स, ओ आई मीन मेरी भाभी जी हैं। इसकी आंखों से बरसते शोले देख वो फौरी भाभी जी बोला था, वरना इस इंसान का क्या भरोसा था इसे टपकाने में देर न लगाता। घर आते तक वो खुद को काफी हद तक नॉर्मल कर चुका था। वजदान, तुम ठीक हो? सदफ जो अपने रूम में जा रही थी, लाउंज में आते हुए इसकी बेचैन शक्ल देखकर पूछा। फाइन मोम, आप परेशान नहीं हो? मुस्कुराने की सही की थी, वरना जानता था वो इसे लेकर बहुत जल्द परेशान हो जाती हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई मसला है, बताओ मुझे। इधर आए, वो हाथ पकड़कर लाउंज में पड़े सोफे के करीब लाया था। मैं ठीक हूँ, ऐसे आप परेशान नहीं हुआ करें, इनका हाथ पकड़ते कहा था। अच्छा ठीक है, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। खाना खाया मेरे बेटे ने? मुस्कुराते इसके माथे से बाल सवारे थे। आपकी बहू पूछती ही नहीं है। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये फर्स्ट एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।